इसलिए बात थोड़ी सी है, लेकिन आप लोग भी मूवमेंट बता दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ समझ कर दूँगा। अब आप सोचिए, उन्होंने एक थर्मामीटर बनाया, थर्मामीटर टेक्निकल लैंग्वेज, वैज्ञानिक भाषा। विज्ञान में थर्मस शब्द गर्मी के लिए प्रयोग होता है, लेकिन साहित्य में वह थर्मस गर्मी के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो साहित्यकार है और जो वैज्ञानिक है, वो भाषा के दो ऐसे मोड़ों पे खड़े होते हैं जहां दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। वनस्पति शास्त्र में अंग्रेजी में जो बॉटनिकल नेम्स हैं अंग्रेजी में, वो सब के सब समझ में आते हैं। वो भारत में हिंदी में जैसे हम लोग तमाम पेड़ों के नाम लेते हैं, आम, नींबू, आंवला, कटहल, इस तरह के वृक्षों के नाम हैं। लेकिन अगर इनका बॉटनिकल नेम हो जाए तो ये बॉटनिकल नेम किस में होंगे? अंग्रेजी में नहीं, पुरानी लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा में बॉटनिकल नेम, जो वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, वो नाम ऐसे अजूबे हैं जिनको हम जिंदगी में कभी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा बिल्कुल भिन्न होती है, दुनिया की हर भाषा में होती है। लेकिन इस भेद को भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं, ये चलता है। नहीं होगा तो विज्ञान और तकनीकी के जो प्रयोग हैं, क्योंकि पुराने लैटिन में जो वनस्पतियों के नाम आए थे, अगर हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो प्राचीन साहित्यकारों ने, वैज्ञानिकों ने जो शब्द लिए हैं उसका अर्थ खो जाएगा, इसलिए उनका प्रयोग करते हैं। अपने यहाँ आयुर्वेद था, प्राचीन साहित्य, जिसमें जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता था, उसमें संस्कृत में सारे नाम, और वो संस्कृत में नाम ऐसे हैं जो हिंदी के चलन से थोड़े भिन्न हैं। लेकिन क्योंकि संस्कृत हमारी आकर भाषा है, हमारे लगभग 80% से अधिक शब्द संस्कृत से आए हैं हिंदी में, इसलिए हम लोगों को दिक्कत नहीं होती। अंग्रेजी वालों को दिक्कत होती है। विज्ञान की भाषा थोड़ी भिन्न होती है। और तीसरी स्थिति आती है शासन की भाषा। अगर हम स्वतंत्र देश होते तो शायद ये संकट ना आता, शायद 14 सितंबर मनाने की कल्पना भी किसी को ना आती। ये स्थिति बनती कि हम सब लोग अब ये कहने लगे हैं, जब देशों में विश्वविद्यालयों का प्रचलन हुआ, मैंने आपसे बताया कि लगातार अंग्रेजी चलती रही, तो स्वतंत्र देश में थी, क्योंकि केवल अंग्रेजों द्वारा लिखी गई बड़ी किताबें, उच्च स्तरीय किताबें जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, वो अंग्रेजी में थी। इसलिए इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर क्या बोलता था? सर इकोनॉमिक्स के हैं, विद्वान, ये पढ़ते रहे होंगे, तो इन्हें भी कहा जाता होगा कि अगर इकोनॉमिक्स की एडवांस स्टडी करना है तो अंग्रेजी माध्यम की किताबें पढ़ो। देखो, बच्चे इंग्लिश मीडियम एडॉप्ट करते हैं। मेरा बेटा यहाँ से, वो कंपनी सेक्रेटरी है, दिल्ली में रहता है, तो इलाहाबाद गया जब यहाँ से तो GIC में पढ़ के गया। और मैं, हम लोग राजकीय को वास्तव में बड़ा महत्व, राजकीय पंचायत राज महिला महाविद्यालय, ये कोई साधारण संस्था नहीं, ये मानक है, ये अच्छी पढ़ाई का केंद्र है। तब राजकीय इंटर कॉलेज भी अच्छी पढ़ाई के केंद्र माने जाते हैं। अच्छी पढ़ाई क्या, हम GIC में पढ़ते हैं तो लोग गर्व से कहते थे मैं उस कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब तो पढ़ाई ही नहीं होती, तो चाहे जहाँ नाम लिखा दो। उस पूरी परिस्थिति में जब उच्च स्तरीय शिक्षा का प्रसंग भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में आया, तो भी यह धारणा काम करती रही कि अंग्रेजी माध्यम से ही जो लोग पढ़ते हैं वो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा बेटा गया तो BCom में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसने अंग्रेजी माध्यम ले लिया। हमने पूछा क्यों लिया तुमने? तो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ के निकला था। तो बोला इसलिए ले लिया कि हिंदी की राइटिंग हमारी थोड़ी खराब है, तो अंग्रेजी में लिखे हुए टेढ़ा मेढ़ा तो समझ में आता है, इसमें शिरो रेखा और गोल बनाना और रेखाएं खींचना ये थोड़ा कठिन है, इंग्लिश में लिख देते हैं तो सब लोग समझ लेते हैं। और दूसरे, मैं कॉमर्स में अगर एडवांस स्टडी करूँगा तो सारी किताबें अंग्रेजी में हैं, फिर उनको हिंदी में अनुवाद करना ये कठिन है, इसलिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ें। ये माध्यम जो इनहेरिट हो रहा है वो लगातार जैसे नीचे उतर रहा है।
उसके कारण गड़बड़ी हुई। अब तो नहीं, अब तो अंग्रेजी डिपार्टमेंट में भी बच्चे कम हैं। हमारे यहाँ कॉलेज में मैंने देखा, मैं 70 में आया तो मैं आपको एक दशा का चित्रण करता हूँ। हिंदी के अध्यापक जो थे उनको और अंग्रेजी के अध्यापकों को वेतन तो बराबर ही मिलता है, लेकिन एक हिंदी के 2 अध्यापक ऐसे थे, नाम नहीं लूँगा उनका, वो न दाढ़ी बनाए न कुछ, ऐसे कपड़ों पे सिलवट पड़ी हुई है, आज दूर से ऐसे लगते जैसे ये कहते थे हिंदी वाले लड़के। अंग्रेजी के प्रोफेसर उस समय बहुत अच्छे, वेल ड्रेस्ड, टिप टॉप जैसे होना चाहिए उस तरह रहते थे, और ये कहा जाता था कि ये इंग्लिश डिपार्टमेंट। अंग्रेजी माने एक ठसर, अगर आप अंग्रेजी में बोल दो तो ट्रेन में आपको आज भी जगह मिल जाएगी, बैठिए बेटा बैठ जाओ, सर बैठ जाइए। और हिंदी में बोलो भैया जरा सा सरक लीजिए, हम भी बैठ जाएंगे, तो कोई जगह नहीं देगा। अंग्रेजी का राज किस तरह चलता है इसको दिमाग में। तो जब इस तरह की भावनाएं किसी देश में घर कर जाएं तो उसके लिए प्रखर राष्ट्रीय चेतना, हम अपने देश पर गर्व करते हैं तो अपनी भाषा पर भी गर्व करते हैं, हम उसे स्थापित करते रहेंगे। देश में गुलाम बनकर, भाषा के, विदेशी भाषा के गुलाम बनकर काम नहीं करेंगे, यह सोच विकसित होना चाहिए। आज हिंदी भाषियों के लिए बहुत अवसर है। अगर आप, जब हम लोगों का युवावस्था थी तो हमारे प्रोफेसर कहते थे इंग्लिश न्यूज़ सुना करो, रेडियो में आती थी, अंग्रेजी समाचार सुना करो, उससे तुम्हें अंग्रेजी आने लगेगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ा करो। मैं देख रहा हूँ इंग्लिश न्यूज़ चैनल BBC लंदन ने भी आधा कर दिया, वो हिंदी में अपना प्रसारण करता है। इसलिए हिंदी पढ़ने वाले लोग ध्यान रखें कि पूरा का पूरा नया युग, विशेष रूप से संचार माध्यम आपको आमंत्रित कर रहा है, अच्छी हिंदी पढ़ो और हमारे पास आओ। आप अच्छे उद्घोषक बन सकते हैं, समाचार संपादक बन सकते हैं, संपादन कर सकते हैं, न्यूज़ राइटिंग कर सकते हैं, समाचार पकड़ सकते हैं, क्योंकि समाचार कोई हवा में तो उड़ता रहता नहीं। आप ज़मीन पे जाओगे तो अच्छा समाचार मिल जाएगा। पत्रकारिता के लोग इस बात को समझते हैं। हम आपसे अचानक कहते हैं कि अच्छा आज कॉलेज चल रहा हो, शायद 3rd ईयर में एक मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट था, पहले पता नहीं है कि नहीं है, BA में, और आपसे कहते हो कि जाओ अच्छा कॉलेज में घूमो और एक समाचार ढूंढ के ले आना। हमने एक प्रयोग कॉलेज में किया था, तो लड़के आधे से ज़्यादा आए, बोले सर कोई समाचार नहीं मिला। समाचार की एक दृष्टि होनी चाहिए, और वो दृष्टि विकसित करने के लिए आप जैसे पढ़े लिखे लोग अभी से तैयार हैं। अगर आप अभी से जा रहे हैं, सड़क पर एकदम ठोकर लगी और एक लड़की गिर गई तो न्यूज़ बन गई, और न्यूज़ ये बनेगी कि इतना सब लोग बढ़ा चढ़ा कर चित्रण करते हैं कि राजमार्ग और सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, लेकिन स्थिति ये है कि इन पर पैदल चलना मुश्किल है। वो पाँव की एक ठोकर एक न्यूज़ का क्रिएशन कर सकते हैं। कॉलेज में आप जाएं और सब जगह सन्नाटा दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं और बाहर कोई बेकार घूम नहीं रहा। एक अच्छी खबर है कि इस कॉलेज में पढ़ाई इतनी अच्छी होती है कि कोई लड़का बेकार नहीं घूमता। बाहर घूम रहे हैं तब ये पता चलाना पड़ेगा कि कौन सा क्लास नहीं ले रहे हैं, बच्चे घूमते रहते हैं। न्यूज़ ये भी है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब धरती पे आप कदम रखते हैं तो बस समाचार घटित होता है। हम सब लोग आज लगभग 1.5-2 साल बाद तो इस तरह आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। इस कोरोना काल ने विद्यार्थियों और अध्यापकों को आमने सामने होने से रोक दिया। बहुत सारी चीज़ें खो गई, विद्यार्थियों के स्वभाव में परिवर्तन आ गया, और उसका असर शिक्षण संस्थाओं के चरित्र पर भी पड़ा। ऐसी पूरी परिस्थिति में हिंदी पढ़ने वाले लोगों के लिए सरकार अवसर न दे या न दे, समय अवसर दे रहा है। आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जब किसी तेल का प्रचार करते हैं, और बड़ा खराब सा तेल है, शायद वो कभी जिंदगी में लगाते नहीं होंगे, ठंडा ठंडा कूल मानी, ये जो इसकी कॉपी राइटिंग है ना, अगर आप कॉपी करना सीख जाए हिंदी में, वो देखिए पूरे देश में उपभोक्ता हिंदी के हैं, इसलिए प्रचार किस भाषा में होता है, हिंदी में।
अगर आप कॉपी राइटिंग में अपने को एक्सपर्ट करो कि 5 या 10 सेकंड में पूरी बात हमें कह देनी है और जिससे पूरी बात कन्वे हो जाए, पात्र उसमें कोई अभिनय करे। सबसे बड़ा कलाकार उसमें है लेखक, हिंदी का वह लेखक जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है कि 10 सेकंड में कैसे पूरी खबर प्रचारित प्रसारित की जाती है। निरमा बहुत खराब किस्म का साबुन, लेकिन सौंदर्य साबुन निरमा की स्क्रिप्ट राइटिंग वाले ने कितना सुंदर ढंग से लिख दिया है, और जाने कितनी बार निरमा 10 बार 15 बार 10 सेकंड में सुनाई पड़ जाता है, लोगों के कान में वो भर जाता है। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए इतनी डिमांड है इस समय, लोग मिल नहीं रहे। अगर आपकी हिंदी पर आपका अधिकार है तो संचार माध्यम इस समय बिल्कुल खुले पड़े हैं। कहीं भी देश के किसी कोने में जाएं तो आपको अवसर मिलेगा, लेकिन उसके लिखने पढ़ने का अभ्यास अभी से सब लोगों के साथ बैठे हैं तो कुछ चीज़ें संक्षेप में कहने की आदत कैसे विकसित करें, उसे लिखें कैसे कि इसमें पूरा मैसेज हो जाए। पंचायत राज का विज्ञापन करना है, टीवी पे 10 सेकंड में कहना, तो कैसे पूरे गुण इसके 10 सेकंड में वो कह दे। 1 मिनट में लगभग 6-7 विज्ञापन होते हैं, उतनी देर में पूरा चरित्र आ जाए पंचायत राज महिला महाविद्यालय का, ये आप कैसे कह सकते हैं। ये वाणी पर जब आपका अधिकार होगा, भाषा पर आपका अधिकार होगा, शब्दों का चयन ठीक होगा तो आप कर सकेंगे। संचार माध्यम और पत्रकारिता ही नहीं, पूरे देश में जब हम यहाँ बोल रहे हैं तो मत समझना सरकार पर इसका असर नहीं है, ये मत समझना कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में असर नहीं है। वो बाहर जाके हिंदी में भाषण करेंगे, पूरे देश में हिंदी में चुनाव में वोट मांगेंगे, लेकिन संसद से पारित कानून अंग्रेजी में पूरे देश में चलेंगे, ये उन्हें भी महसूस होता होगा। लेकिन हम लोग जरा वातावरण बनाएं, चिल्लाएं कि अंग्रेजी में अगर कोई पत्र आए तो जवाब नहीं देंगे। आप अंग्रेजी के साथ हिंदी का भी पत्र भेजो, शुरुआत तो कहीं से करो। आप द्विभाषी शासन चलाइए ना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों को एक साथ भेजिए, जिसको जिसमें जवाब देना होगा देगा। एक भाषा कैसे चलेगी, राजभाषा हिंदी को स्थापित करने के लिए फिर अंग्रेजी के साथ ही चला दीजिए ना, कोई तो कोई प्रयोग करिए। किसने रोक रखा है कि अंग्रेजी के साथ हिंदी लिखोगे तो लोग आपको मारने लगेंगे। अगर पिटने का डर है तो पिट जाइए 2-4 बार। इस राष्ट्रभाषा के सवाल पर तो जुड़ना चाहिए। हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, प्रत्येक जनपद में अगर हिंदी में जाकर आप घूम आए तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। यह सामर्थ्य देश की किसी भाषा में नहीं है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा मिल जाए और शेष भाषाएं अपने काम में लगी रहें, सखी भाषा के रूप में हिंदी और भारतीय भाषाएं काम करें तो देश निश्चित रूप से विवादों से अलग रहेगा। कल हिंदी का भविष्य बहुत अच्छा है, और इसलिए अच्छा है कि अब व्यापार की भाषा जिसे हम कहते हैं वह हिंदी में ही संभव है। बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों की हमारे देश में न्योता दिया जा रहा है, खुला मार्केट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है पूरे देश का। इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भी विदेशी कंपनी अपने माल बेचेंगी तो किस भाषा में बेचेंगी। भारत में कोई चीज़ बिकेगी तो हिंदी में बिकेगी, उसके उपभोक्ता हिंदी भाषी, और वे सब भाषाओं में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जिस एक भाषा में हर जगह समझी जाती है, व्यापारी समझता है कि हिंदी में काम करने पे मैसेज हर जगह पहुंच जाएगा। केवल राजनेताओं को, राजनीतिज्ञों को और देश की शासन व्यवस्था को अभी समझ में नहीं आया। ये समझ में तब आएगा जब हम सब लोग एक दिन नहीं, रोज सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। लेटर टू एडिटर लिखिए, प्रधानमंत्री के नाम खुला पत्र डालिए, एक एक जिले से हजार पत्र चले जाएं। ऐसे ही पत्र लिखना ही बंद हो गया है आजकल, तो कोई पत्र लिखता है क्या? नहीं आता। एक आध जगह अपॉइंटमेंट लेटर होगा तो शायद नियुक्ति पत्र आता हो, डाक से आता हो। चिट्ठियों का युग ही इस मोबाइल ने ख़त्म कर दिया है। नहीं तो प्रधानमंत्री के ऐप पे जाके आप इस बात की चर्चा करिए। एक बार पूरा राष्ट्र जब जागृत होगा तो निश्चित मानो हिंदी देश का भविष्य है और हिंदी देश का वर्तमान नहीं। अब हिंदी भाषी क्षेत्र को आप बहुत देर अपमानित नहीं कर सकते। जब मैंने नाम गिनाए कि उत्तराखंड, जब मैंने कहा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जब हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार,
राज करना है तो आप हिंदी बोलोगे, हिंदी में वोट मांगोगे, लेकिन शासन का आदेश आप अंग्रेजी में दोगे, ये नहीं चलेगा। हिंदी भाषी क्षेत्रों में उच्च न्यायालयों की भाषा हिंदी हो जाए तो फैसले समझ में आते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय क्योंकि पता नहीं वो हिज एक्सेलेंसी जो है वो अंग्रेजी से बहुत प्रभावित हैं, इसलिए वो अंग्रेजी में ही सारा कामकाज करते हैं। देश की सरकार अंग्रेजी में कामकाज करती है, न्यायपालिका कर रही है, प्रशासन चला रहे हैं। इसको रोका जाना चाहिए, तब ये 14 सितंबर सार्थक होगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एक दिन में नहीं, फिर वास्तव में इस तरह भाषण नहीं बल्कि गोष्ठियाँ, विचार गोष्ठियाँ हों और हम लोग सब लोग एक राउंड में बैठे हों, फिर एक बात की दूसरी बात हो, बातचीत का खंडन मंडन हो, तो कई निष्कर्ष सामने निकलते हैं। आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना और मुझे आमंत्रित कर जो गौरव प्रदान किया, इसके लिए मैं प्राचार्य जी का, डॉक्टर विनय का, सबका हार्दिक आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।